आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। नो कॉन्फिडेंस कर दिया, हमने दिखा दिया कि इमरान खान इज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज नेशनलिज्म। 22 करोड़ अवाम हाथ में जूता लिए आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है। हमारा जाली हुक्मरान आज है कल नहीं होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। 2.5 साल बाद माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ हस्ब मामूल हैं सलमान आबिद साहब। जो मौजू आज हम ज़ेर बहस लाएंगे उनमें शामिल हैं यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला सादिक संजरानी, चेयरमैन सेनेट हुमा किसके सर बैठेगा, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, लॉन्ग मार्च, धरना, PDM का हुकूमत गिराओ प्लान, इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत बरहम है, फैसल वाडा तेज़ी से नाअहली के गिरदाब में है, पंजाब के वसीम अकरम प्लस पर माइनस की तलवार लटक रही है और पंजाब की पग के लिए कौन है तैयार। एक थप्पड़ का बदला 10 थप्पड़, इश्ताल और तैश के नताइज ख़तरनाक, ये है मरीम नवाज़ की वार्निंग। थप्पड़ों और जूतों की सियासत, नफ़रत अंगेज़ सियासी कल्चर, इल्ज़ामात, धमकियाँ, गालियाँ, गोलियाँ, गिरेबान तक, अदम बर्दाश्त की इंतहा। सिंध असम्बली GDA के शकूक व शुबहात, खुर्रम शेर ज़मान तैश में आ गए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सवाल, शहजाद अकबर किरदार कशी के बाद गायब क्यों हैं, ज़िंदगी 2 बरस से माइक्रोस्कोप के नीचे है, हुकूमत को लाइव कवरेज पर इतराज़ क्यों है, पब्लिक में शर्मिंदा होने को तैयार हूँ लेकिन हुकूमत खौफज़दा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दलाइल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज औरत का मार्च का दिन है और ये आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। वुमेन डे, ख़वातीन का एहतराम और हकूक़ बजा, मगर आम औरत के लिए भी कुछ है क्या, मुसावी मौक़े, जायदाद में हिस्सा, फ़ैसलों का इख्तियार, ख़वातीन का मुआशरे पर एतमाद, ये सब मौज़ूआत हैं आज। PDM ने अब मुश्तरका कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है जिनका मुकाबला होगा हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब के साथ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कैसे इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि वो अब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आपने देखा पिछले कई दिनों से उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, काफ़ी तनकीद हो रही है इधर से भी उधर से भी, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह है कि बावजूद इसके कि इतने वोट की तवक्को नहीं की जा रही थी, ख़ास तौर से PTI के हलकों में, यूसुफ रज़ा गिलानी वो इंतखाब जीत गए हैं और हुकूमती जो उम्मीदवार थे जनाब हफीज़ शेख साहब, जो वज़ारत ख़जाना की कुर्सी पर भी विराजमान थे, उनको शिकस्त हुई है। जनाब सलमान साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सिनारियो को? देखें, एक बात तो तय है ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब लाया गया था सेनेट के अंदर उम्मीदवार के तौर पे, वो तो खुद इलेक्शन लड़ने के हामी नहीं थे, लेकिन उनको जरदारी साहब ने इंसिस्ट किया। उसी वक्त हमने इस प्रोग्राम में भी कहा था कि आखिर कोई पीछे खेल ज़रूर है, यानी जरदारी साहब के दिमाग में कोई चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उनको नामजद किया और ये दावा किया कि वो ये नशिस्त जीत कर दिखाएंगे। हालांकि मैं तो उन लोगों में से था जो लग रहा था कि हफीज़ शेख साहब आसानी से जीत जाएंगे। जिसने इस चीज़ को ज़्यादा थोड़ा सा उम्मीद दिलाई लोगों को वो ये था कि PDM ने उनको ओन कर लिया। जी, PDM के मुश्तरका उम्मीदवार भी बन गए। PDM का ओन करना इसलिए भी फितरी था कि अगर हफीज़ शेख को हराना था तो फिर PDM का मुश्तरका उम्मीदवार ही उसको हरा सकता था ना। अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी होता और साथ PMLN का भी होता तो फिर हफीज़ शेख साहब जीत जाते। लेकिन एक मज़े की बात यह है जिसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए कि जो दराड़ की बातें की जा रही थी मुस्लिम लीग नवाज़ में, फैमिली में दराड़ आ गई जी, वो बयानियाँ एक ये है, एक वो है, गुड कॉप है, एक बैड कॉप है। तमाम PMLN के जितने भी MNAs थे उन सब ने वोट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को दिया है। दैट इज़ वाई ये नंबर यहाँ तक पहुँचा है। देखिए, दरार जो है ना वो बुनियादी तौर पर इस नुक्ते के ऊपर है कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव करना है या नहीं करना। इस बुनियाद पे नहीं है कि गिलानी साहब को वोट देना था या नहीं देना था। टकराव ये है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत नहीं करना। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि उन्हें पता था कि इस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार जो है वो हफीज़ शेख है, इसलिए वहाँ उन्होंने वोट दिया है ताकि हुकूमत के जो नुमाइंदा है, जो एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, उसको शिकस्त दी जाए। ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो ये कहते हैं ना, खुद PDM कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। जब वो न्यूट्रल हो गई है, अगर उनकी बात मान ली जाए, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो PMLN के लोगों को कहेंगे कि आप हफीज़ शेख को वोट देते। इसका मतलब है उन्होंने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वोट डाला और हफीज़ शेख को शिकस्त दे दी। लेकिन यहाँ पर सलमान, जिस तरह से यानी मरीम नवाज़ ने भी कहा है, जिस तरह से कुछ शवाहद भी हैं, मिसाल के तौर पे वो जो अली हैदर गिलानी की जो वीडियो आई है
जिस तरीके से, जिस ढिठाई से उन चारों MNAs ने, उनमें से 2 ने तो खैर पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ जी हम गए थे स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, हमने जाके उनसे बात की है, और फिर उनको शाबाश भी दे दी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने चैम्बर में बुला के नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में। तो ये जो है, ये 2 नंबरी जो है, ये काफ़ी हद तक खुल नहीं गई है। देखिए सेनेट के इंतखाबात में जो 2 नंबरी है ना, ये बदस्तूर कायम है। अब आप मुझे बताइए ना, ये जो 10 लोग हैं जो टूटे हैं PTI के अंदर से जाकर उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिए हैं, वो किसी असूल, नज़रिए और सोच की बुनियाद पे तो नहीं है। यानी कुछ गिव एंड टेक हुआ होगा ना। यही अरकान असम्बली जो उनसे पैसे लेने की बात कर रहे थे, कोई मफाद लेने की बात कर रहे थे, ये खबरें भी हमें सुनने को मिली कि जनाब इनको यकीन दहानी कराई गई है कि अगले इंतखाब में PMLN का टिकट जो है वो आपको मिलेगा, जिसमें मरियम ने कहा था कि टिकट हमारी चली है। यानी इसका मतलब है कुछ जोड़ तोड़, कुछ गिव एंड टेक हुआ है। अब सिर्फ इस बात को इन्वेस्टिगेट करना है, जो सवाल बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब बार बार उठा रहे हैं कि इसमें पैसा चला है। अब पैसा चलना एक और चीज़ है। एक मिनट रुकिए जनाब, बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया वो इमरान खान साहब चूंकि फरमा रहे हैं तो ठीक ही फरमा रहे होंगे, तो फिर उन पैसा लेने वालों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट कैसे ले लिया उन्होंने? ना अब ये आपकी पाकिस्तान की सियासी मजबूरी, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो उस वक्त वोट ना लेते तो आज फिर प्राइम मिनिस्टर तो ना होते, हम उनको प्राइम मिनिस्टर ना कह रहे होते ना। इसका मतलब है जब अपने इक़्तिदार की बात आए तो सब कुछ ठीक है। देखिए जो पावर, वो शफाफियत के नारे, वो जो ऑनेस्टी का दावा, वो सब कुछ धरे के धरे पावर पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता है सलीम बुखारी साहब। जिस वक्त चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन। नहीं तो फिर ये रियासत मदीना कहां से हुई? फिर ये उसी तरह की रियासत मदीना के लिए, पहले रियासत मदीना के लिए वो एनवायरनमेंट भी तो पैदा करे ना, जहां लोग वो करेगा ना जिसने दावा किया हुआ है। पूरी ये सिर्फ एक नहीं कर सकता, ये वो भी दावा करेंगे जो पार्लियामेंट के रुकन है। मिसाल के तौर पे देखिए, कुछ लोग हैं जो सरेआम कहेंगे कि हम हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं हुकूमत में रहते हुए, लेकिन जो पसे पर्दा रह के सामने आके कहेंगे जो हम आपके साथ हैं और पीछे वो जो है किसी और को वोट दें, इसको क्या कहेंगे? ये भी जमीर का मसला है। लेकिन आज तो इमरान खान साहब ने हद कर दी, उन्होंने कहा KPK में भी चले हैं पैसे, और KPK जहां उन्होंने टोटल स्वीप किया है। देखिए अब KPK में इस तरह चले ना कि खुद पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, यानी उनकी बयान की तायद हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि फरतुल्लाह बाबर साहब और नैयर बुखारी जो हारे हैं उसके पीछे जो है वो लेन देन शामिल है। यानी सेनेट के इंतखाबात में अब कोई ये बात ढकी छुपी नहीं है बुखारी साहब कि हमारे यहाँ पैसों का इस्तेमाल होता है। अब ये किसके शवाहिद किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है KPK के लोगों से आप आइए, आपके पास कोई शवाहिद है तो पेश कर दें। अब मफरूजों पे गुफ्तगू तो हम आप और मैं हम सब लोग कर रहे हैं ना, लेकिन सवाल ये है कि किसके पास वो एविडेंस है। अब मिसाल के तौर पर अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो है उस पर यह सवाल तो उठता है ना कि क्या जरूरत थी कि किसी को यह बताने की कि वोट कैसे जाया होता है। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि क्या जरूरत थी उनके कराची से चल के उनके पास आके ये पूछने की कि वोट कैसे जाया करें। जो लोग टूटते हैं, देखिए ना हमारे यहाँ क्या है, अगर आपने अपोजिशन से तोड़ने हैं लोग तो अपोजिशन में से कुछ लोगों को गिव एंड टेक करेंगे, अगर आपने हुकूमत में से तोड़ने हैं तो कुछ लोगों के साथ यहां पर गिव एंड टेक करेंगे। यानी वोट की बुनियाद जो है वो प्रिंसिपल्स नहीं है, वो गिव एंड टेक है। अपनी अपनी सिचुएशन में जिसको जो सूट करता है वो वहां अपना मामला ये हुआ कि PTI के 4 MNA कराची से टूटने के लिए खुद अली हैदर साहब के पास आएगी, आप फरमा रहे हैं। सर वो गए होंगे ना, आखिर जब उनका जाने का मकसद क्या है, इसीलिए गए थे कि कोई मामला तय हो। अब आप मुझे ये फरमा दीजिए कि ये जो इलेक्शन कमीशन को इस वक्त टारगेट किया हुआ है इमरान खान साहब ने, क्योंकि रिजल्ट मर्जी का नहीं आया NA-75 में, क्योंकि उनको ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके ख़िलाफ़ है, इसके ऊपर वो हर बात कह रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद जो तकरीर की है, आप मुझे खुद बताएं कि वो तकरीर थी एक प्राइम मिनिस्टर की जिसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया? वो हमें पुरानी तकरीरें भी याद है, पहले भी लोगों ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। एक वॉइस ऑफ पॉजिटिविज्म जाती है सबको हाथ में हाथ डाल के मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की। इन्होंने वही कंटेनर पर चढ़ने वाली तकरीर का एक एक लफ्ज़ जो है वो दोहरा दिया। आप समझते हैं बहुत कमाल किया उन्होंने। पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, ये कोई आज पहली दफ़ा है कि जिस पे इलेक्शन कमीशन पे तनकीद हो रही है? किस जमात ने इलेक्शन कमीशन पे तनकीद नहीं की? मुझे ये बताइए किस गवर्नमेंट ने की थी? सिटिंग गवर्नमेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आएगा, जैसे डस्का का इलेक्शन मिसाल के तौर पे आप बुनियाद बनाते हैं, वहां तो पिटिशनर गया ही इस बुनियाद के ऊपर था कि 23 जो हल्के हैं जो अपना पोलिंग स्टेशन है वहां पे धांधली हुई है। उससे पहले तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा था। लेकिन जनाब इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ था वहाँ, जो इलेक्शन कराने के जिम्मेदार थे वहाँ, उन्होंने जो बयानात इलेक्शन कमीशन में आके दिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि ये तो सारे का सारा गड़बड़ है। देखिए सर वो गड़बड़ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन अपने क़वायदो ज़वाबित में कहीं पूरा उतरता है? मिसाल के तौर पर वहाँ हवाई फायरिंग होती रही, क्या कर लिया इलेक्शन कमीशन ने?
मिसाल के तौर पे वहाँ MPA, MNA, वुज़रा, मुशीद लोग जाते रहे ना, क्या कर लिया इलेक्शन कमीशन ने? फिर इसी तरीके से जब सेनेट के कॉन्टेक्स्ट में अब जो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आई है, उस पर इतना लंबा स्टे करने की क्या जरूरत थी कि 11 तारीख तक जाके मामला देखेंगे? तो फिर सवाल तो फिर वो हुकूमती जमात भी उठाएगी। थोड़ा सा वापस चलते हैं ना NA-75 के। उस दिन इलेक्शन कमीशन को ना कोई इंतजामिया का बंदा मिल रहा था, ना DC था, ना कमिश्नर था, ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा था। वीडियोस तो मौजूद है ना, वीडियोस तो मौजूद है जो इलेक्शन जो फायरिंग कर रहे थे। हाँ, तो वीडियोस मौजूद है ना। किनकी है आपको नहीं पता? किनकी है वो? सर जिनकी उस्मान डार साहब साथ खड़े हुए करवा रहे हैं उसको। कार्रवाई कर लेना इलेक्शन कमीशन। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं हम इलेक्शन के हवाले से, जो ख़ास तौर से NA-75 और अब सेनेट का जो इलेक्शन हो रहा है। ये गुफ्तगू यहीं से हम शुरू करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट का इलेक्शन और ख़ास तौर से चेयरमैन का जो इलेक्शन होने जा रहा है, चेयरमैन सेनेट का, उसमें क्या ऊंच नीच होने वाली है ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। बहुत तेज़ रफ्तारी से इसके ऊपर काम हो रहा है, दोनों तरफ हैंड से ही। PDM भी कोशिश कर रही है कि उनका कैंडिडेट जीते, हुकूमत की भी एक ख्वाहिश है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे रही है, लेकिन ये नतायज जब सामने आएंगे तभी पता लगेगा। जनाब सलमान आबिद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो पंजाब के वसीम अकरम प्लस हैं, इनके माइनस होने की जो बातें हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से तो बड़ी अजीबोगरीब इसलिए हैं कि जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, वो तो इसके ऊपर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कैसे तशरीफ़ लाए ये बुज़दार भाई, ये भी अभी तक मेरे ख्याल से कोई इबाहम इसके बारे में नहीं है। अब एक पग है पंजाब की और 5 सर हैं। वो चाहे चौधरी परवेज़ इलाही हैं, चौधरी सरवर हैं, अलीम खान हैं, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी, ये धड़े हैं पार्टी के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तासुर ये है कि जिसको भी PDM फेवर करे या हुकूमत फेवर करे, पग उनमें से किसी एक के सर बंधेगी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही वो उम्मीदवार हैं या वो शख्सियत है जिसकी तरफ टिल्ट किसी का भी हो सकता है। ये अब देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। लेकिन एक बात इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है, वो ये कि परफॉर्मेंस क्राइटेरियन होता है किसी भी बंदे के किसी भी जगह का सरबराह होने का। पंजाब जैसा सूबा जो है उसमें जो गवर्नेंस का हाल है, जो यहाँ पर आम आदमी की सूरत हाल है, कोई मेरे ख्याल से इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मुझे आप ये बताएंगे पग किसके सर पर जा रही है? देखें बुखारी साहब, पिछले 3.25 साल से कोई 20 दफ़ा जो है ना हमारे तज़कियाकार बुज़दार साहब को घर भेज चुके हैं, लेकिन बुज़दार साहब अपनी जगह पे कायम है। लेकिन जो पेशगोइयाँ करने वाले हैं वो बदस्तूर जो है ना अपनी पेशगोइयाँ करते रहते हैं। अब सवाल ये है, मिसाल के तौर पे अगर इस नतीजे को मान लिया जाए कि पंजाब में बुज़दार की तब्दीली का फैसला हो गया है, तो सारा का सारा जोर जिस बात पे है वो चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या PMLN, मैं PDM की बात नहीं कर रहा, PMLN ये चाहेगी कि उस्मान बुज़दार जो उनके बकौल एक निकम्मा आदमी है और परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसको निकाल कर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला दे दी जाए, जो एक मजबूत उम्मीदवार भी हैं और अच्छी गवर्नेंस का तजर्बा भी रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसका इम्कान ख़त्म हो गया, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एड्रेस की मरियम नवाज़ ने, उसमें उन्होंने कह दिया कि अगर यहाँ तब्दीली होगी तो चीफ मिनिस्टर जो है वो PMLN का आएगा। अब अगर PMLN का आएगा तो सवाल यह है कि चौधरी बरादरान जो है वो क्यों इस पूरे खेल के अंदर साथ देंगे उनका? एक बात, इसलिए ये बात तो समझ नहीं आती। अच्छा, अब एक और तरकीब है, वो तरकीब यह है कि PTI के अंदर से बगावत करवाई जाए। वो आपको याद है ना, पिछली दफा एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था मुस्लिम लीग काफ का, कोई इस तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि बहुत तो मौजूद है पार्टी के अंदर। वही तो मैं कह रहा हूँ, बकौल उनके के वो फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है। अच्छा, अब अगर मौजूद है तो ये चेयरमैन, ये जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, इसमें सीटें क्यों बांट ली आपस में आपने? क्योंकि आपके पास तो बागी लोग मौजूद थे। आप PTI की 2-3 सीटें, 1-2 सीटें मजीद उनकी खराब करते, आपने तो आपस में कंप्रोमाइज कर लिया PMLN ने और PTI ने। उसमें भी कहते हैं ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने, अगर चौधरी परवेज़ इलाही इसीलिए तो और ज्यादा लाइमलाइट में आ गए ना, वो आ गए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब एक बात याद रखिएगा, अगर उनको कोई वजारत आला की ऑफर करेगा इस पूरे खेल में, फिर तो वो सोचने समझने वाली बात है। लेकिन अगर उनके मुकाबले में यानी किसी और को वजीर बनाना है PMLN से, वो भी नहीं मानेंगे। और अगर PTI के अंदर से भी कोई नया वजीर आला लाने की कोशिश की जाएगी, जो भी आपने 5 ग्रुप किए हैं, तो फिर परवेज़ इलाही साहब को जो बंदा सूट करता है ना जी, मैं आपको बताऊं, इमरान खान के बाद अगर उस्मान बुज़दार का कोई सबसे बड़ा सपोर्टर पंजाब में बैठा हुआ है तो वो चौधरी बरादरान है, क्योंकि वो कंफर्ट फील करते हैं। वो ताकतवर वजीर आला नहीं चाहेंगे, जैसे इमरान खान साहब को ताकतवर वज़ीर आला नहीं चाहिए, इस्लामाबाद से बैठ के ऑपरेट करना है। इसी तरीके से परवेज़ इलाही कहेंगे कि जनाब
ताकत का मरकज जो है वो मैं रहूं और मैं सारे मामलात को चलाऊं, गिव एंड टेक मैं करूं। अभी वो उनके इत्तेहादी जमात है ना, अभी तो पीटीआई की वो इत्तेहादी जमात है। अगर उन्होंने उससे निकलना है तो फिर कोई मसला तो पैदा करे ना पहले निकलने के लिए। कल एक कोशिश की गई थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी साहब के घर पहुंचे, उनसे मरियम की मुलाकात तो पहले से तय थी, लेकिन वो चौधरी साहब के घर गए। बज़ाहिर बुनियाद ये थी कि जी हम चौधरी साहब का हाल पूछने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है हमारे मीडिया के लोगों ने बहुत सारी खबरें उड़ाई। उसमें यह भी था कि जी उन्होंने इनकार कर दिया है ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है इसमें सपोर्ट करने के लिए। मगर फिर चौधरी बरादरान की तरफ से फिर इसकी वजाहत भी आई कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो तो सिर्फ एक गुडविल विजिट थी। देखिए बात यह है कि कोशिश तो हुकूमत कर रही है, जोड़ तोड़ करने की, इसी तरह पीडीएम कर रही है। देखिए ना आज पीटीआई का एक वफद जो है परवेज खट्टक साहब और सादिक संजरानी साहब वो कल मिले थे अवामी नेशनल पार्टी के लोगों से, हुती साहब से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी हमायत करें। उन्होंने कहा जी हम पीडीएम का हिस्सा हैं, जो पीडीएम फैसला करेगा उसके बाद फिर हम आपको उनका तो ऐलान आज आ गया ना। इसी तरीके से ये गए मुस्लिम लीग काफ के पास, उन्होंने भी यही कहा कि हम उनके इत्तेहादी हैं, वो फैसला होगा। अच्छा अब सवाल ये है पीपल्स पार्टी, मुझे ये बताइए पंजाब में वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? एक बात वो इस पूरे खेल में, यानी पंजाब के अंदर कोई अगर मेजर स्टेक होल्डर है पीटीआई के बाद वो तो पीएमएलएन है ना। तो पीएमएलएन पंजाब के अंदर ऐसी तब्दीली अफोर्ड नहीं करेगा जिसमें चौधरी बरादरान को एक लीडिंग रोल मिल जाए, एक बात। और दूसरी बात यह कि वो तो बकौल उनके पीएमएलएन के हमारे लिए तो उस्मान बुजदार साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की वो गवर्नेंस कर रहे हैं उसके बाद तो 2023 का इलेक्शन जो है वो तो हम स्वीप करेंगे पंजाब में, तो फिर पंजाब में तब्दीली क्यों? और ये भी याद रखिएगा पंजाब में तब्दीली का जो कार्ड है ना वो जरदारी साहब ने खेला है। उन्होंने एक बात की थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि पहले नीचे से कमजोर किया जाए हुकूमत को और फिर मरकज में एक बड़े हमले की तैयारी की जाए। मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब और पीडीएम इस वक्त इक़्तिदार में आना चाहते हैं, इसलिए कि वो जो कुछ इस वक्त हुकूमत ने किया हुआ है और जो हुकूमत सामना कर रही है जिन चीज़ों का, उसमें वो अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, बल्कि कोशिश होगी उनकी कि इमरान और उनकी जमात जो है उसको ब्लीड कराया जाए, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो पंजाब हो। नहीं, फिर अगर आपकी बात मान लूँ तो फिर ये जो हुकूमत गिराओ तहरीक है पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, मैंने कहा ब्लीड करा रहे हैं। तो अगर ये ब्लीड करवा रहे हैं तो फिर आप ये देखिए ना कि सिस्टम को फिर चलने तो वो भी नहीं दे रहे। 2 महीने के बाद बजट आना है, वो क्यों बदला के अपने आप को गाली खिलवाएंगे? बदलेंगे, अगर वो नहीं बदलना चाहते तो फिर बात तो साबित हो गई ना कि सिर्फ एक सियासी तमाशा लगाना है, दरबार सजाना है जिसमें हुकूमत को डिस्टेबलाइज रखेंगे, प्रेशर डालेंगे, दबाव में रखेंगे ताकि हुकूमत परफॉर्म ना करे, हुकूमत रिएक्ट करे, और इसी इसमें में 2023 आ जाएगा और फिर अवाम जो है ना वो इनसे तंग होके हमें वोट दे देंगे। फिर यही पॉलिटिक्स है ना इस वक्त। तो नाज़रीन, ये सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा, पंजाब की पग किसके सर पे जाएगी, ये तो वो है जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ परसों पार्लियामेंट के बाहर हुआ है उसकी मजम्मत तो की जा रही है, लेकिन मजम्मत बहुत छोटा लफ्ज़ है, इसलिए कि इसके बाद क्या होगा। और ख़ास तौर से अगर मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 थप्पड़ का जवाब देंगे 10 थप्पड़ों से, ये बहुत खौफनाक डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी और इसको यकीनी बनाना चाहिए था कि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या नहीं होने जा रहा, इसलिए कि जो पंजाब है, ख़ास तौर से लाहौर जो है, जो हब है पॉलिटिकल एक्टिविटी का, फिर यहाँ भी कोई पीटीआई का चाहे वज़ीर हो, चाहे मशीर हो, चाहे स्पोक्समैन हो, आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर नहीं जाएंगे, वो भी इसी तरह से जलील होंगे। क्या ये एक अच्छी इब्तिदा है? मेरे ख्याल से इसकी हर सतह के ऊपर मजम्मत की जानी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान साहब क्या समझ के खामोश हैं? जनाब आपके पास कोई जवाब हो तो मुझे बता दीजिए। देखिए जवाब एक ही है कि इस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो कल्चर ऑफ वायलेंस है ना वो इतना आगे बढ़ चुका है पोलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि एक दूसरे में नफरत बहुत आ गई है। अब आप देखिए ना जो कुछ सिंध असेंबली में हुआ उस दिन, फिर उसके बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो आपने कहा हुआ जो 3 दिन से मुसलसल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, ये कल्चर ऑफ वायलेंस जो है ना ये अनफॉर्चुनेटली आप देखिए रिएक्शन फिर कितना सख्त आता है। यानी आप कहते हैं कि पीटीआई जो है उसने पाकिस्तान में कल्चर ऑफ वायलेंस इंट्रोड्यूस करवाया, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अब उसका जवाबी वार भी देखिए ना, जो मरियम ने कहा कि 2 थप्पड़ मारे हैं तो 10 मारेंगे, यानी हम भी उसी काम के लिए तैयार बैठे हैं उस कल्चर ऑफ वायलेंस। आप ये चाह रहे हैं कि पीडीएम को ये कहना चाहिए था कि आपने 2 मारे हैं या लिए 4 मारे? नहीं, पीडीएम को ये कहना, देखिए किसी को नहीं कहना चाहिए था। सवाल ये है
कि PMLN में से आज किसी ने इस बात की मजम्मत की है जो बात मरियम ने की है कि हम 10 थप्पड़ मारेंगे? नहीं, मुझे आप ये बताइए कि इसकी मजम्मत क्यों की जाए जबकि इमरान खान साहब ने उस वाक़े की मजम्मत अगर नहीं की। इमरान खान बुरे हैं, इमरान खान बुरे हैं, तो आप भी उतने ही बुरे बन के दिखा रहे हैं ना। तो आपने मुझे कहा कि पॉलिटिक्स में सब कुछ इस तरह होता है। ये कल्चर ऑफ वायलेंस जो हमारी पॉलिटिक्स में साथ कहें जो PTI ने इंट्रोड्यूस कराया है। PTI ने क्यों इंट्रोड्यूस कराया? मैंने आपको उस दिन कहा था, आप भूल गए हैं 90s की पॉलिटिक्स को, 88 की पॉलिटिक्स को। उसकी पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता था, मैं उसका विटनेस हूं, मैंने देखा वो, लेकिन ये कुछ नहीं होता था। इससे ज्यादा होता था। बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में जिस किस्म की बारे में कहना और है, थी, फिजिकल अटैक और असॉल्ट जो है ये और चीज सर है। बात मुझे आप बताइए, भुट्टो साहब के दौर में जो वायलेंस आया था फिजिकली, जब PNA के लोगों को मारा गया था, वो भी आपको याद होगा। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? ज़ियाउल हक साहब ने उस वक्त जब MRD की मूवमेंट चल रही थी, वहां सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया? ये तो हमारी पॉलिटिक्स का एक टूल रहा है हमेशा से। वायलेंस की बेसिस के ऊपर हमने अपने मुखालफिन के खिलाफ हमेशा से एक ताकत का इस्तेमाल किया और सबने किया है। कौन सी जमात मुझे बताइए जो आप कह सकते हैं कि जिसने ये इस्तेमाल नहीं की चीजें? नाज़रीन, सलमान आबिद साहब ने हवाला दिया कि सिंध असम्बली में जो कुछ हो रहा है, सिंध असम्बली में जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिस यानी वायलेंट कल्चर की बात ये कर रहे हैं, वायलेंस की, उसकी तबाहकारियों से हम लोग अच्छी तरह से आगाह हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी से लेके और उसके बाद जो खुर्रम शेर ज़मान साहब ने वहाँ किया, जो शमीम फिरदौस नकवी ने किया, ये सब कुछ भी मेरे ख्याल से इस लिहाज से अनकॉल्ड फॉर। या जो अपने अरकान असम्बली को मारा उन्होंने खुद सिंध असम्बली में, PTI वालों ने, जिस तरीके से वो उठा के ले गए उनको बाहर से, जिस तरीके से अंदर उसको घसीटा और पीटा उसको, अपने ही MPA को, ये सारा कुछ जो है ये किसी अच्छी तरफ इशारा नहीं कर रहा है। हमें टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको अपनाना पड़ेगा। अगर इनटॉलरेंस का हाल यही रहता है तो सलमान आबिद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी कर सकता है किसी असम्बली में, क्योंकि हर जगह पर अपोजिशन और हुकूमत जो है उनके अंदर गैप बहुत कम है। सर देखिए, सिर्फ ये पार्लियामेंट का मसला नहीं रहा। अगर आपने इस इशू को इज्तिमाई तौर पर टैकल ना किया ना बुखारी साहब, तो पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत, इसका मुकदमा कमज़ोर होगा ना। आप हमेशा से कहते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत एक ट्रांजिशनल पीरियड से फेज से गुजर रही है। अगर इस ट्रांजिशनल फेज में हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो कौन खड़ा होगा जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में कि जनाब हम जमहूरियत का मुकदमा लड़ना चाहते हैं, जहां इस तरह का वायलेंस होगा पॉलिटिक्स के अंदर और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और सियासी लड़ाई को हम ज़ाती लड़ाई अपनी अना का मसला बना के जब एक दूसरे पर मुसल्लत करते हैं, तो मैं तो कम से कम ये समझता हूं कि इससे हमारे सियासतदान भी पाकिस्तान की अपनी जमहूरियत का मुकदमा जो है वो कमजोर करने का खेल का हिस्सा बने हुए हैं। आबिद, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिंध के ऊपर कब्जा करने की पहली कोशिश नहीं है। अभी तो वहाँ कोशिश ये है ना कि हमने हाउस नहीं चलने देना। इससे पहले आर्टिकल 149 के तहत कब्जा करने की कोशिश की गई, फिर कहा गया गवर्नर रूल लगा दें, फिर GDA के साथ इत्तेहाद किया, कहा इनको वोट आउट करेंगे। बेपनाह कोशिशें हुई हैं। खुदा के लिए अगर डेमोक्रेसी को हमने पनपने देना है तो हमें अपने रवैयों में तो बुनियादी तब्दीली करनी पड़ेगी। एक आखिरी बात कह लूँ, और वो ये कि जो लीडर होता है वो अपने जो MPAs होते हैं, MNAs होते हैं, उनको यानी मिशले राह दिखाता है कि खुदा के लिए टॉलरेंस की तरफ आएँ। लेकिन इस तरह की कोई हरकत हमने इमरान खान की तरफ से नहीं देखी। इसको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ यही फार्मूला जो आपने सिंध में कहा कि इस तरह की हरकतें वोट को आगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, यही फार्मूला फिर मरकज में भी चलना चाहिए, जहां आज 11 जमातें PDM जो है खड़ी होकर हुकूमत को जायज़ नाजायज़ तरीके से गिराना चाहती हैं, एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करना चाहती हैं। यह भी फिर उतना ही गलत है जितना कि अगर कोई वहां पर बैठ के गिराने की कोशिश कर रहा है। एक बात, जहां तक लीडरशिप की आपने बात की है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग इमरान खान जब तक अपने आप को पॉलिटिकली बिहेव मैच्योरिटी के साथ नहीं करेंगे, पाकिस्तान में, मैं फिर कह रहा हूं बुखारी साहब, जमहूरियत का मामला फिर आगे नहीं चलेगा। सलमान साहब, आपने एक बात बड़ी खौफनाक कह दी बीच में कि PDM कोशिश कर रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से PDM जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से एक साथ एक वक्त में लड़ रही है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है इसके ऊपर बात होगी। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब सलमान आबिद साहब, गुफ्तगू काजी ईसा साहब का हवाला तो मैंने दे दिया, आपने इब्तिदा में सुन लिया।
वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 2 साल से माइक्रोस्कोप के नीचे हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, मेरे घर के दीगर अफराद को परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से उनकी बेगम जो हैं वो अदालतों के चक्कर काटती रही हैं वो आपके सामने हैं, और वो उनको सबसे बड़ा शिकवा ये है कि शहजाद अकबर जिन्होंने उनकी इतनी किरदार कशी की थी वो अचानक गायब क्यों कहाँ हो गए हैं, हुकूमत ने उनको कहाँ छुपा के रखा हुआ है। काजी फ़ाइज़ ईसा का ये इस्तदलाल और ये दलाइल जो हैं ये कन्विंसिंग है, इसलिए कि अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ही हैज़ बिन ए फेयर एंड क्लीन जज ऑल थ्रू हिज कैरियर। तो मुझे ये बताइए कि ये इसलिए है सारा कुछ क्योंकि उन्होंने मुस्तकबिल करीब में चीफ जस्टिस बनना है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको ये बर्दाश्त नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब को भी मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं है। क्या ये काफ़ी वजह है उनकी इस किरदार कुशी की? देखिए, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो मामला है ना, उसका फैसला अब अदालत ने करना है, ये कोई हुकूमत ने नहीं करना। एक बात जुडिशल कमीशन ने करना है, वही मेरा मतलब है, अदालत के अंदर। अच्छा, जी। अब मसला ये है कि यहाँ पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो है वो इस मुकाबले इस पूरे मामले को ना सिर्फ कानूनी बुनियादों पर बल्कि एक सियासी मसला भी बना बैठे हैं। अच्छा, अब वो जो सियासी मसला बैठा है, यानी आप देखिए प्रोसीडिंग अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया हो, बार बार जजों को कहना पड़ता है कि देखिए आप कानूनी दायरे में रहे, ये बात सी बात आप बाहर जाके करें, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये बराह रास्त समाअत हुई। अच्छा, अगर आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसी शिक है जिसमें एक जो किसी की ख्वाहिश के ऊपर आप ये फैसला कर सकते हैं, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि ये फैसला भी आपने मैंने यहाँ बैठ के नहीं करना, आला जुडिशरी ने करना है कि क्या इसको ओपन समाअत की जाए ना की जाए, बराह रास्त दिखाई जाए, लाइव कवरेज होगी नहीं होगी, ये सारी बातें अदालतों के अंदर है। देखिए, अब होगा क्या? देखिए ना, बात यह है कि वो मुकदमा उनका अदालत के अंदर है, मुकदमा उनको लड़ना है वहां पर, शवाहिद उन्होंने पेश करने हैं वहां पर। अगर आपने उनके दलाइल सुने हैं जो उन्होंने आर्गू किया, और ख़ास तौर से जो जजेस के रिमार्क्स हैं, वो ये कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। आपने बेपना इसके यानी हवाले जो है वो देखे हुए हैं कि ट्रायल जो है जेल से भी हो रहा है, गुंटानामो बे से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है। ट्रायल तो हो सकता है टीवी स्क्रीन के ऊपर भी, हमारे जेल से बहुत से लोगों के ट्रायल हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तो रिलेक्टेड नहीं होना चाहिए हमें। टेक्नोलॉजी मैं अर्ज़ करूँ ना, वो इसलिए कह रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा कि वो समझते हैं कि उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अवामुन नास को पता चलना चाहिए कि उनके इस वक्त उनके इस मुतालबे की सिर्फ अटॉर्नी जनरल मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? मुझे सवाल ये है कि अगर आला अदालत ये फैसला सुनाते कि जनाब ये सारा मामला जो है बराह रास्त लाइव कवरेज के साथ चलेगा, तो हुकूमत क्या कर सकती है? पहली बात तो ये है, हुकूमत उसको दिखा देगी। अच्छा, अब जदीद टेक्नोलॉजी की बात की है, यही बात तो इमरान खान साहब ने भी की थी कि वोट डालने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, इस वक्त तो नहीं हो सकता। देखिए ना, बात ये है, फैसला 48 घंटे पहले आया है, ठीक है, 48 घंटे में पूरे का पूरा सिस्टम रीडू नहीं हो सकता। सर बात यह कि चले ये तो 48 घंटे में फैसला है ना, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कितनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, और जो किया उसके साथ भी जो कुछ सलूक हुआ वो भी आपने देखा, मैंने देखा, उस पर सारी उसके नतीजे में जो रजीम आई, जो फॉर्म 45 नहीं दिए गए थे, वो तो जो पॉलिटिकल एजेंट्स को निकाल दिया गया था, 2013 सारा सिस्टम जो बैठ गया था। हाँ, वो 2013 में नहीं था। क्या चीज 2013 में क्यों नहीं हुआ वो सारा मामला? ये इसी इलेक्शन 2013 में आपको याद है जरदारी साहब ने एक जुमला कहा था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, आरोज का इलेक्शन। देखें, आरोज का इलेक्शन कहना अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल हवाला है, लेकिन सिस्टम जो आपने उसके लिए इंस्टॉल किया वो सारा सिस्टम बैठ जाए, आप पॉलिटिकल एजेंटों को बाहर निकाल दें, आप रिजल्ट को 2 दिन तक रोके रखें। मेरा एक सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि क्या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को इस मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है? यकीनी तौर पे है। अगर है तो वो केस जहां लड़ रहे हैं उनको इसको मीडिया ट्रायल बनाने की, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो खुद है, क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के पास उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। सर, अगर हुकूमत के खिलाफ चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि इसकी प्रोसीडिंग क्या है। अगर हुकूमत के पास उनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो वो अदालत से सुरखरू होंगे। जब वो अदालत से सुरखरू होंगे तो कौन किसकी सियासी सुब्की होगी? हुकूमत की होगी ना भाई मेरे। हुकूमती दुनिया में सवालिया निशान बनेगी ना। केस उनके खिलाफ था वो फैसला उनके हक में आ गया, आपको याद होना चाहिए। जी जी, ठीक है। उसके बाद उनकी बेगम के साहिबा जो हैं उनको उन्होंने तलब किया, कभी FBI ने तलब किया, वो पेशियां भुगती रही, कुछ नहीं। तो सर वो फैसला उन्होंने अदालत ने किया हुआ है। कंसर्न ये है सलमान साहब कि जजेस की यानी तजलील तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, जजेस को परेशान करने का, जजेस को अंडर प्रेशर लाने का एक रवैया नज़र आता है पार्टी के अंदर। आप ये देखिए जो वकला कर रहे हैं, 3 हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ आपको याद नहीं? आपको नहीं पता शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? आपको नहीं पता अतर मुनल्ला के साथ क्या हो रहा है? ये मुझे बताइए
कि अंडर प्रेशर करके जजेस से अपनी मर्जी के फैसले तो नहीं लिए जा सकते। सर देखिए, जो भी पाकिस्तान की जुडिशरी को अंडर प्रेशर लाता है, चाहे वो बुकला के अपने ग्रुप्स हैं, चाहे वो आपके एस्टैब्लिशमेंट के लोग हो सकते हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टियां या रूलिंग पार्टी हो, सवाल ये है कि अगर आप इस मुल्क में इदारों को मजबूत बना दें तो फिर जस्टिस फाइज ईसा को भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि जनाब मेरा ट्रायल जो है वो बाहर हो रहा है और अदलिया में मेरी तस्दीक उड़ाई जा रही है, बकौल उनके मेरा किरदार कुशी की जा रही है। किसने करना है? तो सर ये अदालतों ने फैसले करने हैं ना। अदालतों ने तो फैसले करने हैं, लेकिन इसको यकीनी किसने बनाना है? हुकूमत ने बनाना है। सर हुकूमत ने यकीनी बनाना है। हुकूमत ने अपना मुकदमा उठा के कोर्ट में डाल दिया है। अब कोर्ट ने ये फैसला करना है कि जो हुकूमत के इल्जामात है उसमें सदाकत है या नहीं है, और जस्टिस फाइज ईसा को भी जो कुछ प्रूव करना है वो अदालत में प्रूव करना है। मुझे ये बताइए, काजी फाइज ईसा का कसूर क्या है? कसूर ये है कि उन्होंने 2 फैसले ऐसे कर दिए जो ये तो उनका नुक्ता नजर है ना, ये तो उनका नुक्ता नजर है। हकायक पर मबनी है। देखिए ना, अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो हम जिसको लगता है सूट करता है वो कहता है ये हकायक पे मबनी है। अब ये हकायक पे मबनी क्या चीज है, ना आपने डिसाइड करनी है ना मैंने करनी है, ये अदालत ने डिसाइड करनी है। जिस मुल्क के अंदर सेशन जजेस को, जिस मुल्क के अंदर जजेस को मारा जाए, उनके ताला लगा के उनको बंद कर दिया जाए हब्स भेजा में, जहाँ सीनियर अदलिया है, जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, उसके जजों की तजलील हो, तो वहाँ इंसाफ होगा। सर अदालतें नोटिस ले लेना, तहरीके इंसाफ है भाई, खुदा के लिए। भाई बात यह है कि अदालतें भी तो नोटिस लेना। ये जो वुकला बरादरी के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो अदालतों के साथ हो रहा है, जो जजों के साथ हो रहा है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कहाँ नोटिस दिए गए उस तरह के कि हम इन वुकला को भी रोक सकें कि जो आके जजों को थ्रेट करते हैं, वायलेंस करते हैं। सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान कोई आइडियल कंट्री नहीं है कि यहाँ पर हर इदारे के अंदर हम कहें कि जी बड़ी शानदार किस्म की आज़ादियाँ हैं। ये पाकिस्तान इस वक्त भी एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है इदारा जाती अमल के अंदर। उस इदारा जाती अमल में जब आप इदारों को मजबूत करेंगे तो मसला लो। आप मुझे बता रहे हैं कि 70 साल अभी तक हम उस अमल से ही गुजर रहे हैं। आप देख लें, आप खुद देख लें कि अभी आप हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम साहब का बयान कि उन्होंने कहा था कि मैं क्या कहूँगा इस अदालती निज़ाम के बारे में। देखिए मेरी बात सुने आप, अगर हुकूमत खामोशी इख्तियार किए रखेगी और उनके पास ज़ीरो टॉलरेंस नहीं होगी जजों की तजलील करने वालों के लिए, ये सूरत हाल बद से बदतर होती चली जाएगी। अदालतों का एहतराम उठता चला जा रहा है और हुकूमत की क्रिमिनल खामोशी जो है इसको जन्म दिला रही है। वुकला जजेस के साथ क्या कर रहे हैं? सलमान आबिद साहब, आप भी रोज़ देखते हैं, मैं भी रोज़ देखता हूँ, और ये कोई अच्छा ओमन नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको आगे बढ़ना है और एक पॉजिटिविटी में तब्दील होना है तो हर फरीक को फिर अपने रवैये को रिव्यू करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या होती है, देखिए ना, सियासत में भी है ये, लोगों के ऊपर इल्जामात होते हैं करप्शन के, बदनवानी के, वो जमहूरियत की छतरी पकड़ के चारों तरफ घूमते हैं और जमहूरियत बचाओ की नारे लगाते हैं और कहते हैं जी हमने तो कोई करप्शन नहीं की, वरना अगर हम पे पकड़ेंगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इस बात का यकीन है कि सलमान आबिद साहब के दिल में अदलिया का उतना ही एहतराम है जितना मेरे दिल में है, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, हम कोई ना कोई पोजीशन ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर डट जाते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे उस औरत की जिसके इतने रूप हैं कि इंसान के पास उसकी इज्जत करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी मरहले में हम गुफ्तगू करेंगे उस 51% ऑफ द पॉपुलेशन की जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। एक तकलीफ़ दे बात यह है कि हम अपनी माओं के लिए तारे तोड़ के लाने के लिए तैयार हैं, अपनी बहनों की गैरत के लिए कत्ल कर सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए दुनिया जहान की दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। बीवियाँ सिर्फ हमारी शराफत का नमूना है, लेकिन मुआशरे की हैसियत से हमने आज तक औरत की इज़्ज़त करना नहीं सीखा है। ये इस मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिलेमा है। क्या हम औरत की इज़्ज़त करने पर ज़हनी तौर पर आमादा हैं, या हम उनको फिर वही जो रवायती अंदाज में कहा जाता है कि औरत पाँव की जूती है, औरत सर का ताज क्यों नहीं है? इस पर गुफ्तगू करते हैं। सलमान आबिद साहब, ये 8 मार्च जो है, ये औरत जो 8 मार्च है, इसको औरत मार्च का टाइटल पूरी दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं, जितनी भी तंजीमें हैं ख़वातीन की वो ये दिन मना रही हैं बड़ी जोश व जज्बे के साथ। पाकिस्तान में भी बहुत सी रैलीज़ हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या हम ज़हनी तौर पर, ख़ास तौर से मर्द हज़रात, औरत की इज़्ज़त करने पर आमादा हैं? देखिए बुखारी साहब, एक तो आपकी और मेरी तरफ से पूरी दुनिया में भी आज क्योंकि औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हम पाकिस्तानी औरतों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी जद्दोजहद, जो भी स्ट्रगल है, उसको भी कंट्रीब्यूट करते हैं और रिकग्नाइज़ करते हैं।
देखिए मसला यहाँ पे जो है ना, एक औरत या मर्द के कॉन्टेक्स्ट की बजाय अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखें कि हमारे यहाँ औरतों की आज़ादी या उनके बुनियादी हकूक़ के मामले में जो रियासत की, समाज की एक ऑनरशिप होनी चाहिए ना, हम उस तरह से उसको लेते नहीं हैं। और हमने उसको एक ऐसी मुकद्दस चीज़ बनाकर रखने की कोशिश की है जिसमें फिर हम उसको पॉलिटिकली भी एक्सप्लॉइट करते हैं, जहां हम उसको मजहबी बुनियादों पर भी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, मज़हब का नाम लेकर, फिर कहीं इलाकायत की बुनियाद के ऊपर, कहीं उसकी जागीरदाराना कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर आपने औरतों को मेन स्ट्रीम करना है, और फिर जिसकी जिक्र आपने किया, यानी आम औरत का मुकदमा, ये जो देहातों की सतह पे, निचली सतह पे औरतें हैं जो पढ़ लिख गई हैं या पढ़ नहीं सकी हैं, उनको अगर हमने एम्पावर करना है तो फिर आपको अपने पूरे स्टेट क्राफ्ट को रिविजिट करना पड़ेगा ना। उनके लिए पॉलिसियां, उनके लिए कानून साजी, उनके लिए लॉ बनाना, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म, उनके लिए वसाइल, ये तमाम चीज़ें होंगी तो औरतें तरक्की करेंगी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, हमारे दीन में तो औरत के हकूक़ वाज़े हैं जी, कहीं कोई ऊंच नीच का सवाल नहीं है, लेकिन ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मुल्क की ख़वातीन जो हैं वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन उठा के सड़कों पर निकल आए। औरत एक मुक़द्दस हस्ती का नाम है, उसकी हम पर इज़्ज़त करना वाजिब है, लेकिन ख़ुद उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को काबिल इज़्ज़त बनाएं। इस हवाले से पाकिस्तान के कवानीन एक तरफ, जो रवैये हैं हमारे, जो घर से शुरू होते हैं, जो गली में, महल्ले में और फिर शहरों में बाहर निकलते हैं। देखिए, पाकिस्तान के शहरियों का, औरत और मर्दों का एक सिटीजनशिप एक्ट होता है ना, वो जो सिटीजनशिप एक्ट है वो किसके ऊपर बेस करता है? वो आपका बेस करता है एक 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसका जो फंडामेंटल पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 8 से 28 तक, कि जो इस बात की जमानत देता है कि ये शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं, औरत हो या मर्द हो। अब उसकी जद्दोजहद है ना, उसकी कोशिशें हैं ना जी। अच्छा, अब इसके अंदर से कोई जिस मर्जी का किस्म का नारा लगा ले, वो अपना उसका इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। रियासत ने जो कमिटमेंट की है वो उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर की है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स है ये उसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से निकाले गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, आपके दीन ने लिख दिया, आपके उसमें चार्टर्स में आ गया तो अब मसला हल हो जाएगा। मसला ये है कि उसकी ट्रांसलेशन का है। उस ट्रांसलेशन के अंदर जो हम डंडी मारते हैं ना अपना बुखारी साहब, जहां लोगों को यूनिवर्सल तालीम का मसला, सेहत का मसला, रोजगार का मसला, वायलेंस का मसला, सेक्सुअल हरासमेंट के मसले, ये छोटी उम्रों के, कम उम्री की शादियों के मसाइल, ये सब वो इश्यूज हैं जिस पे पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तानी हुकूमतों को, पाकिस्तान की अशराफिया को एक सीरियस नोट के साथ औरतों के मामलात को लीड करना होगा, तभी जाके चीज़ें खत्म होंगी। देखिए सलमान, आपने जो कहा मैंने मान लिया, कवानीन मौजूद हैं, इस्लामी कवानीन मौजूद हैं, जिसको हम फैमिली लॉज कहते हैं। हमें तब्दीली लानी है अपने रवैये में, मर्द को अपने रवैये में तब्दीली लानी है, उसके लिए किसी स्टेट क्राफ्ट की जरूरत नहीं है। हमारे दीन ने वाज़े तौर पे बता दिया कि औरत काबिल इज़्ज़त मुआशरे का हिस्सा है। हम अपने रवैयों में तब्दीली लाने पर आमादा क्यों नहीं है? रवैयों में जो तब्दीली आती है, आपने एक लफ्ज़ सुना था ना, तालीम और तरबियत। जब तक आप तालीम और तरबियत के अमल को नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो घर का माहौल है, चाहे वो आपकी तालीम का माहौल है, चाहे वो आपकी कम्युनिटी का और समाज का माहौल है, जब तक आप इन दोनों चीज़ों को जोड़कर एक ऐसे रवैये वाले लोग पैदा नहीं करेंगे जो एक दूसरे के बारे में एहतराम का जज्बा पैदा नहीं होने देंगे, तब तक फिर ये रवैया रहेगा। देखिए, मिसाल के तौर पे दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ 100% लिटरेसी है, वायलेंस वहाँ पे भी होता है औरतों के खिलाफ। इसलिए ये कह दे रहा कि सिर्फ तालीम देने से सारा मसला हल हो जाता है। असल मसला ये है कि हमारे एटीट्यूड जिसकी आप बात कर रहे हैं ना बुखारी साहब, उसको डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ जिसको करने की जरूरत है। जहाँ जहाँ हमने औरत को मौका दिया है वो एम्बेसडर्स भी बनी हैं, बड़ी शानदार, वो बड़े बड़े अखबारात की एडिटर भी बनी हैं, वो फाइटर पायलट बनी है, वो फाइटर जहाज उड़ा रही है। एक जमाना था ना जब हम कहते थे कि जी औरतों के लिए 2-3 शोबे हैं, डॉक्टरी का, नर्सिंग का, टीचिंग का। आज तो जैसे आपने कहा कि जिंदगी के हर शोबे में औरतें परफॉर्म कर रही हैं, और पाकिस्तानी औरतों ने इन नामुसाद हालात में, मुश्किल हालात में जिस तरह से परफॉर्म किया, सियासत के अंदर भी, खुद बेनजीर भुट्टो की मिसाल सामने आपके सामने, फातिमा जिन्ना की मिसाल सामने है, की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसलिए उनको भी रिकग्नाइज करना चाहिए जो स्ट्रगल पाकिस्तानी औरतों ने की है और कामयाबियां हासिल की हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक बात कहे बगैर नहीं रहा जा सकता कि पाकिस्तान की 51% वर्क फोर्स जो है, यानी ख़वातीन जो हैं, उनको जब तक उनका मकाम नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान का मुआशरा उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर सकता जिसकी हम दिल में ख्वाहिश रखते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे सलमान आबिद साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।